हाय स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले मुद्रा का अर्थ एवं मुद्रा की परिभाषा बता चुके हैं, तो आज इसके बाद दूसरा जो वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको इसमें बताएंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। अब मुद्रा के कार्य को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं, पहले इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें हमारा पहला कार्य है प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य दूसरा बताया गया है सहायक कार्य या गौण कार्य, और तीसरा बताया गया है आकस्मिक या संयोगिक कार्य। चौथा कार्य बताया गया है वो है हमारा अन्य कार्य। अब देखिए, पहला हमारा प्रमुख कार्य, दूसरा सहायक कार्य या गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक या संयोगिक कार्य, चौथा है अन्य कार्य। अब इसमें देखते हैं, प्रमुख कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। और सहायक या गौण कार्य में हमारे 3 कार्य बताए गए हैं। पहला है भावी भुगतान का आधार, भावी भुगतान का आधार। दूसरा है क्रय शक्ति। दूसरा कार्य हमारा है मुद्रा संचय। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अब आकस्मिक या संयोगिक कार्य भी हमारे 4-5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला हमारा इसमें है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण। दूसरा पूंजी निर्माण का आधार।
पूंजी निर्माण का आधार। तीसरा है साख का आधार। चौथा है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। चौथा, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। लास्ट हमारा इसमें उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। और लास्ट में अन्य कार्य है। अन्य कार्य भी हमारे दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला शोधन क्षमता बनाए रखना। शोधन क्षमता बनाए रखना। दूसरा है निर्णय का वाहक। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मुद्रा के कार्य को 4 भागों में बांटा गया। प्रमुख कार्य, सहायक या गौड़ कार्य, आकस्मिक या संयोगी कार्य, चौथा है अन्य कार्य। प्रमुख कार्य को 2 भागों में बांटा गया। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। सहायक या गौड़ कार्य को 3 भागों में बांटा गया। भावी भुगतान का आधार, मुद्रा संचय, तीसरा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। और इसके बाद आकस्मिक या संयोगी कार्य को 5 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय आय का वितरण, पूंजी निर्माण, साख का आधार, पूंजी निर्माण का आधार। अगला है साख का आधार। अगला है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। इसके बाद उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। और लास्ट में अन्य कार्य में है शोधन क्षमता बनाए रखना। लास्ट है निर्णय का वाहक। अब आइए एक एक का हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों देखिए प्यारे बच्चों, प्रमुख कार्य में विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम जो है वो मुद्रा के बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, मालिकों और स्वामियों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, जिसे उसे पारिश्रमिक देने में प्रतिफल प्राप्त होता है। जैसे हम किसी वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लेते हैं और दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तु को देते हैं। अर्थात जैसे क्या होता था, प्राचीन समय में वस्तु विनिमय चलता था। एक वस्तु को देते थे, दूसरी वस्तु को लेते थे, तो उस समय धीरे धीरे उसमें हमको कठिनाई पैदा होता था। अब यह क्या हुआ कि हमारे पास जो है मुद्रा है, हम मुद्रा को दिए और आवश्यक वस्तुओं को ले लिए। यहाँ पर भी जो मुद्रा हमारा है विनिमय का कार्य किया। जैसे एक वस्तु कोई हम खरीद लिए, उसके बदले मुद्रा दे दिए, या कोई वस्तु दिए और मुद्रा प्राप्त कर लिए। तो एक मुद्रा जो है हमारा ये विनिमय का कार्य किया, विनिमय के माध्यम का कार्य किया। उसी प्रकार दूसरा हमारा है मूल्य का मापक। ये मूल्य के मापक जो है ये हमारी मुद्रा जो है वस्तु की मूल्य को जो
मापा जाता है वो मुद्रा में मापा जाता है। ठीक जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं और किसी वस्तु को द्रव्यमान या किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा में मापते हैं, जिसको हम कीमत कहते हैं। उसी प्रकार मुद्रा जो है हमारे किसी वस्तु के मूल्य को मापने का भी कार्य करती है। ठीक, तो अब आते हैं सहायक कार्य या गौण कार्य में देखते हैं। लिखा है भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान का आधार में मुद्रा का यह कार्य है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान मांगने पर क्या किया जाए, ब्याज सहित उसको किस्तों में उसका भुगतान किया जाए। तो भावी भुगतान का आधार मतलब वो किस्त में किया जाए, किस्तों में किया जाए और मुद्रा के रूप में उसका भुगतान किया जाए। तो वो एक प्रकार से ऋण प्रदान करने या ऋण लेने में क्या करती है, मुद्रा का कार्य, मुद्रा जो है कार्य करती है। ठीक, अब आते हैं मुद्रा संचय। मुद्रा संचय का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु को बेचने से अगर हमको अधिक आय प्राप्त हो जाता है तो उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम कुछ आय बचा के रख लेते हैं और कुछ जो हमारी मतलब खर्चे रहते हैं उस खर्चों में हम क्या करते हैं, व्यय कर देते हैं। और क्या होता है कि जैसे हम किसी वस्तु को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि वह खराब होने का भय रहता है, तो उसको क्या करते हैं, हम बेच देते हैं। बेचने के बाद उससे हम मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और उस मुद्रा को क्या करते हैं, बचा के रख लेते हैं। बचा के रखने के बाद जब हमको आवश्यकता पड़ती है तब उसको हम खर्च करते हैं। तो एक प्रकार से मुद्रा जो है ये हमारा संचय का कार्य करती है। और नहीं तो पहले क्या था, हम वस्तुओं को बचा के रखते थे तो एक दिन ऐसा आता था वो वस्तु हमारा खराब हो जाता था, तो उसी के स्थान पे यह तय किया गया कि अगर इस वस्तु को बेचकर उससे प्राप्त मुद्रा को क्या करें, बचा के रखें और भविष्य में मान लीजिए जब भी हमको आवश्यकता पड़े तब उस मुद्रा का उपयोग हम कर सकें। इसलिए मुद्रा जो है वो संचय का भी कार्य करती है। इसके बाद है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा जो है वो क्रय शक्ति का हस्तांतरण का भी कार्य करती है। इसके माध्यम से यह बताया गया कि मान लीजिए हमको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो क्या होगा, हमको उसमें थोड़ा कठिनाई समझ में आता है कि अगर मान लीजिए चोरी का भय हो सकता है, तो तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, चेक बनाया गया, बैंक ड्राफ्ट बनाया गया। तो उसमें क्या किया, यदि 10 लाख रुपए ले जाना है तो एक चेक बना के उसमें अपना विड्रॉल चेक भर दिए, भरने के बाद सिग्नेचर कर दिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको ले गए। वहाँ से अपना जो हमको जितना मुद्रा की आवश्यकता है वहाँ से हम प्राप्त कर लिए। उसी तरह बैंक ड्राफ्ट भी हमारा है। तो एक क्रय शक्ति का हस्तांतरण का कार्य कर रही है मुद्रा हमारी। और मान लीजिए यदि हमारी मकान, संपत्ति, कोई वस्तु है जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इस मकान को दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। तो हमको जाहिर सी बात है इस छोड़ को दूसरे स्थान पे जाना है, तो उसके लिए मुद्रा यह कार्य की कि उस मकान को, उस वस्तु को बेचकर, मुद्रा में बेचकर क्या करें, दूसरे स्थान पे जाके उस मकान को या उस वस्तु को वहाँ पे जाके आसानी से हम उस मुद्रा से खरीद सके। इसीलिए मुद्रा जो है एक क्रय शक्ति का हस्तांतरण का भी कार्य किया है। ठीक, अब आते हैं आकस्मिक या संयोगिक कार्य में देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय के वितरण में यह बताया गया कि
मान लीजिए मुद्रा जो हमारा और राष्ट्रीय आय के वितरण का भी कार्य की। जैसे पहले क्या होता था, प्राचीन समय में जो हमारे यहाँ कर्मचारी और सब मतलब जो भी कार्य करते हैं, राष्ट्र के हित में कार्य करते हैं, तो उसके बदले में जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता था वो कोई वस्तु होता था या मान लीजिए और कोई भी वस्तु होता था, तो धीरे धीरे उसमें कठिनाई हो रही थी। तो क्या हुआ कि मुद्रा जब से इसमें आ गया, जब से मुद्रा कार्य करने लगी, तो उसमें जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, अगर और सब हैं, तो उसमें क्या है कि उनको पारिश्रमिक देने में तनिक से भी कठिनाई नहीं हुई। उनका पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में दिया जाने लगा है। तो जब मुद्रा के रूप में दिया जाने लगा है तो धीरे धीरे आय में भी वृद्धि हुई। जब आय में वृद्धि होगा तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता चला गया, यानी उसका वितरण होता चला गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा कार्य देखते हैं इसमें, पूंजी निर्माण का आधार। पूंजी निर्माण का आधार में यह बताया गया कि इसमें हमारे कहा जाता है कि आज का युग जो है वो शाख का युग माना जाता है, जो विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी ये सब का कार्य करती है। इस सब को एक स्थान पे लगा दिया जाता है। उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि हमको मुद्रा और प्राप्त हो जाती। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए मुद्रा यहाँ से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करते हैं, मुद्रा न लेकर साख पत्र ले गए। मान लीजिए साख पत्र में जाएगा आपका चेक हो गया, विनिमय पत्र हो गया, हुंडी हो गया, ले जाके रख दी, वहाँ पे दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ की हमारी जो मुद्रा बच गई तो उसी मुद्रा से हम दूसरा कार्य कर लिए। तो जब दूसरा कार्य करेंगे उससे धीरे धीरे हमारी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो एक प्रकार से मुद्रा जो हमारा है वो पूंजी निर्माण का आधार का भी कार्य करती है। तो अब इसके बाद है शाख का आधार। मुद्रा जो है ये हमारा शाख का आधार, उधार का कार्य करती है। किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, उधार देते हैं। उस उधार में क्या है हमारा, जैसे अभी हम आपको बताएं, चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये सब वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। ये सब हमारी शाख मुद्राएं हैं, उसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु लेना है या देना है, यदि अगले व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो शाख मुद्रा के आधार पर वो अपना कार्य कर सकता है। इसलिए जो मुद्रा है वो हमारे शाख के रूप में भी कार्य करती है। ठीक, अब इसके बाद है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। देखिए हर व्यवसायी यह चाहता है कि हम पूंजी जो है वो कम लगाए और अधिकतम उत्पादन हो। जब अधिकतम उत्पादन हो और उसकी लागत कम रहेगा तो जाहिर सी बात है जब हम उसको मार्केट में बेचेंगे हमारा आय अधिक होगा। इसलिए कहा गया है कि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन का भी मुद्रा कार्य करती है। अब इसके बाद आता हमारा उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। तो उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि का कार्य भी मुद्रा करती है। तो व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा हो जाता है कि हमारी जितनी आय है हम उसी आय के हिसाब से हम अपना कार्य करें, हम उसी स्थान पे अपने मुद्रा को लगाएं जहाँ से हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं हम उन्हीं को क्रय करें, न कि अनावश्यक वस्तुओं को क्रय करें। ठीक, एक प्रकार से ये जो मुद्रा हमारी है वो उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने का भी कार्य करती है। ठीक, अब आते हैं अगला देखते हैं अन्य कार्य में। अन्य कार्य में हमारा है शोधन क्षमता बनाए रखना। शोधन क्षमता बनाए रखना का मतलब इसमें यह बताया गया कि मुद्रा इसमें इस प्रकार कार्य करती है कि अपना क्रेडिट बनाए रखना, शाख को बनाए रखना। यदि मान लीजिए अगर अपना क्रेडिट बनाए रखना है तो किसी व्यक्ति से हम उधार लिए हैं, जब वह व्यक्ति अगर हमारे पास आए तुरंत क्या करें, हम कुछ पैसा अपने पास पहले से ही रखें, कुछ मुद्रा पहले से ही रखें ताकि उसके मांगने पर हम तुरंत उसको भुगतान कर दें। उसी प्रकार ये मुद्रा जो हमारा है शोधन क्षमता बनाए रखने का भी कार्य करती है। जैसे बैंक क्या होता है, बैंक मान लीजिए हम
10,000 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक क्या करेगी, इसी में से 2,000 या 3,000 रुपये अपने पास रख लेगी, प्लस 7,000 रुपये क्या करेगी, ये कहीं दूसरे स्थान पे इन्वेस्ट कर देगी। इसी प्रकार हमारे कई प्रकार से कस्टमर आते हैं। जब हमको पैसे की आवश्यकता होगी हम तुरंत बैंक जाएंगे तो बैंक क्या करेगी, हमको तुरंत मान लीजिए जितने का विड्रॉल जो हमारे अकाउंट में है जितने का विड्रॉल भरे और तुरंत क्या करेगी, बैंक हमको उतना का पेमेंट कर देगी। तब उसमें यही बताया जाएगा कि वो जो बैंक है अपनी साख बनाए रखिए। अगर मान लीजिए वहाँ बैंक में गए और हमको मुद्रा नहीं मिला तो वहाँ पे धीरे धीरे हमारा विश्वास उठ जाता है कि ये बैंक हमारे काम लायक नहीं है, तो वहाँ पे मुद्रा का कार्य बैंक नहीं करेगी। मुद्रा का कार्य कब करेगी, मुद्रा का कार्य तब करेगी जब कोई व्यक्ति वहाँ पे बैंक में आए और उसका तुरंत भुगतान कर दे। ठीक, इसलिए इसमें मुद्रा जो है वो शोधन क्षमता बनाए रखने का भी कार्य इसी प्रकार करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से उधार लिया, वह व्यक्ति हमारे पास आया, उसको हम ब्याज सहित क्या किया, तुरंत उसको भुगतान कर दिए। कुछ मुद्रा अपने पास रख लिए, जब भी आया तुरंत भुगतान कर दिए। अगला व्यक्ति आया, अगले को भुगतान कर दिए, दूसरा आया, दूसरे को कर दिए। इसलिए हमारे बाजार में क्या है, क्रेडिट भी बना रहेगा और जब जिससे चाहेंगे उससे उतना अधिक मुद्रा हम प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक, तो अगला आप देखते हैं निर्णय का वाहक। निर्णय का वाहक का मतलब यही है इसमें कि हम जो ये क्या है कि पूंजी को संचय करके रखे हुए हैं, मुद्रा को संचय करके रखे हुए हैं, हम उस मुद्रा को कब खर्च करें, कहाँ खर्च करें और जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हीं पर ही खर्च करें। ये निर्णय लेने का कार्य करती है। मुद्रा जो है वो डिसीजन लेने का कार्य करती है कि जो मुद्रा संचय करके रखा गया है उसका प्रयोग हम कहाँ पे करें, ऐसे स्थान पे करें जहाँ हमको उसका बेनिफिट मिले। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।